हेलो एंड वेलकम। डे 4 में हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करेंगे। ये थोड़ा एग्जॉस्टिव है मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस, और इसलिए इसमें हम लोग पूरा डिटेल्स बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा ये है कि एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब 4 प्रोसेस आपके पास हो गया। एक प्रोसेस हो गया आइसोबारिक आपने पढ़ा, आइसोकोरिक आपने पढ़ा, आइसोथर्मल आपने पढ़ा, और ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस का पूरा डिटेल्स आप जान लेते हो, ठीक है ना, तो एक लास्ट में प्रोसेस बचेगा पॉलीट्रॉपिक। ऐसे तो बहुत सारा प्रोसेस है, जैसे आइसेंट्रोपिक है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बात नहीं करेंगे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है, ये सब की जरूरत बहुत नहीं है। क्वेश्चन में हालांकि यूज करता है, हो सकता है कि थर्मोडायनामिक्स के लास्ट में ये प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा ब्रीफ में बोल भी दे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने में ये सब प्रोसेस की बहुत यूज नहीं है। ठीक है, जैसे फ्री एक्सपेंशन है वगैरह वगैरह, तो ये सब चीज जैसे फ्री एक्सपेंशन में क्या क्या होता है, अगर हम इस सब की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस की बात हम इस वीडियो में डे 4 का जो वीडियो है इसमें हम लोग डिटेल्स में करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह से एडियाबेटिक प्रोसेस में बात करते हैं। हमारे पास हीट के टर्म में, स्पेशली आइडियल गैस इक्वेशन के टर्म में 4 चीजें हैं: प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और हीट। पहले जो हम लोग 3 प्रोसेस पर हैं उसमें एक में प्रेशर कांस्टेंट किए, बाकी सब वेरी करेगा। दूसरा में वॉल्यूम कांस्टेंट किए, जो आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, या मजाक में उसको आइसोचोरिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट किया। तीसरा जो था आइसोथर्मल प्रोसेस था, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट किया, बाकी सब वेरी करेगा। सब का मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और हीट। ठीक है, अब जो लास्ट प्रोसेस है, एंड दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि हीट को हम कांस्टेंट रखेंगे। तो इसका मतलब हम अगर इसमें देखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो हो जाएगा ये Q हो जाएगा कांस्टेंट। Q मतलब हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम जो होगा दैट रिमेन्स कांस्टेंट। जब Q कांस्टेंट हो गया तो इसका जो डेरिवेटिव होगा dQ, ये 0 हो गया। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट between the system and the surrounding, between the system and surrounding, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब ये हम शुरू में इंट्रोडक्शन में बता चुके हैं कि सिस्टम कौन सा है, किसको बोलेंगे, और सराउंडिंग कौन सा बोले, किसको बोलेंगे। ठीक है, इसमें जो है आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम जहां बता चुके हैं एक बार कि ये R जो है सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक ना, इसके बारे में भी हम बीच में बात एक बार कर लेंगे। और स्मॉल r भी एक होता है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं, या स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट बोलते हैं। दिस इज इक्वल टू R बाय मोलर मास, कैपिटल M हम लिखते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग बात करना चाहें द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी डेल्टा E बराबर हो जाएगा NCV डेल्टा T। अगर इन एलिमेंट्री फॉर्म लिखें, इन एलिमेंट्री फॉर्म तो हम लिखेंगे DE बराबर NCV dt। अगर CV वेरिएबल हो हम लिखते हैं इफ CV कहीं पे फंक्शन ऑफ टेम्परेचर मान लो आ जाए। ठीक है, अगर इस तरह का कहीं गिवन हो क्वेश्चन में तो हम फिर डेल्टा E बराबर लिखेंगे इंटीग्रेशन DE, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन NCV dt। जो भी होगा टेम्परेचर का लिमिट हम T1 से T2 लिख सकते हैं। तो मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज इस प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ। और भी अगर इसी में लिखना चाहें तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा N R बाई गामा -1 T2 माइनस T1। या और हम ऑल्सो अगर एलिमेंट्री फॉर्म में लिखेंगे तो D बराबर माइनस, हम D बराबर लिखेंगे तो NR गामा -1 और dt। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए
बात कर सकते हैं। इसके लिए जो गाइडिंग इक्वेशन होगा, गाइडिंग इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस ये होगा पीवी गामा कांस्टेंट, वेयर गामा जिसको बोलते हैं, ये गामा बराबर हो जाएगा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट, एंड दिस इज इक्वल टू Cp/Cv। और ये जो है सो हर गैस के लिए अलग अलग वैल्यू होता है। अगर हम चाहें वैल्यू लिखना तो ये 5/3 होता है फॉर मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस ये सब पता होगा, ठीक है। और ये 7/5 होता है फॉर डायटोमिक, और ये हो जाएगा 4/3 फॉर ट्राई और पॉलीएटॉमिक, गैस। कहने का मतलब ये वैल्यू आप चाहो तो याद रख सकते हो, अदरवाइज आईआईटी में दिया रहता है, मतलब ये डाटा की जरूरत नहीं है कि आप याद रखो। अब यह है कि पीवी गामा कांस्टेंट, तो इसके लिए हम अगर बात करेंगे तो हम लिखते हैं P1 V1 गामा बराबर हो जाएगा P2 V2 गामा बराबर हो जाएगा P3 V3 गामा, n बराबर कांस्टेंट, हम कांस्टेंट को C के कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको गाइडिंग इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। गाइडिंग इक्वेशन को अगर हम चाहें तो अलग अलग फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जैसे ये PV के हैं, अगर PT के फॉर्म में लिखना चाहें या हम VT के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गाइडिंग इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गाइडिंग इक्वेशंस। अब एक चीज आज देख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि हम लोग जब भी बात करेंगे तो आइडियल गैस सिस्टम के लिए बात करेंगे, इसका PV बराबर nRT हमेशा लिखा रहे, माने वैलिड रहेगा। क्वेश्चन में भी अगर PV बराबर nRT यूज कराना होगा तो आइडियल गैस वर्ड यूज करेगा। तो एक तो यहाँ पे गाइडिंग इक्वेशन है PV गामा कांस्टेंट, जिसको कि हम बाद में प्रूफ कर देंगे कि कहाँ से आया, ठीक है ना। हम इसको लिखना चाहते हैं इन V एंड T, VT टर्म में है तो स्वाभाविक है P हटाना पड़ेगा, तो P हटाना पड़ेगा तो आपके पास जो इक्वेशन है ये है PV बराबर nRT, यहाँ से P हटा देंगे तो P बराबर हो जाएगा दिस nRT/V, ठीक है। तो लिखते हैं सो nRT/V इंटू V पे कांस्टेंट गामा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका हो जाएगा T V पे पावर गामा -1 एंड दिस इज कांस्टेंट बाय nR, तो n माने नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज अनदर कांस्टेंट के, इसका ने T V पे पावर गामा -1, तो एक रिलेशन ये भी आ गया T और V। हम अगर इसको थोड़ा और आगे बढ़ा के लिखना चाहें तो दिस कम्स टू T1 V1 गामा -1 बराबर T2 V2 गामा -1 बराबर T3 V3 गामा -1 एंड अगेन कांस्टेंट, मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको PT के टर्म में लिखना चाहें तो मतलब V हटाना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ PT फॉर P एंड T। हम फिर यहां से लिख देंगे PV गामा कांस्टेंट और PV बराबर nRT हमारे पास है, PV बराबर nRT। इसका मतलब हमको अगर P और T में चाहिए तो V हटाना पड़ेगा, तो V बराबर हो जाएगा nRT/P। तो लिखेंगे यहां से सो P nRT/P का पावर गामा एंड दिस इज कांस्टेंट। इसका मतलब हो जाएगा कि P, देखो यहाँ पावर 1 है और ये पावर नीचा में गामा है, तो ये 1 माइनस गामा आ जाएगा T पे पावर गामा एंड दिस इज कांस्टेंट
बाय हो जाएगा एन आर के पावर गामा, एंड दिस इज अनदर कांस्टेंट। इसका मतलब हो जाएगा पी पे पावर 1 माइनस गामा, टी पे पावर गामा, एंड दिस इज कांस्टेंट सी। ठीक है, अगर इसको फिर हम मान लीजिए डिफरेंट पॉइंट्स के लिए लिखें, स्टेट्स के लिए लिखें, तो ये हो जाएगा P1 1 माइनस गामा T1 गामा, दिस इज P2 1 माइनस गामा T2 गामा, एंड दिस इज अगेन कांस्टेंट। सब कांस्टेंट के लिख दो, सी लिख दो, जो भी लिखना चाहो लिख दो। इसका मतलब ये हो गया कि जो गाइडिंग इक्वेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, ये गाइडिंग इक्वेशन जो है सो प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम टेम्परेचर और वॉल्यूम प्रेशर माने पीवी, पीटी और वीटी किस तरह से इक्वेशन आएगा ये क्लियर है। ये जब हम सवाल करेंगे तो ये सही इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पहले बता दे रहे हैं कि बाद में नहीं करेंगे तो देखे ही नहीं। ठीक है, तो खैर एनीवे, अब इसके लिए जो अगला है कि वर्क डन हम इस प्रोसेस में कैसे निकालते हैं। तो लिखते हैं कि द वैल्यू ऑफ वर्क डन, हम इसे शॉर्ट में लिख देते हैं द वैल्यू ऑफ वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, फॉर दिस प्रोसेस। तो वर्क डन लिखेंगे, स्वाभाविक है डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, एंड दिस इज इंटीग्रेशन पी गुने डी वी। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, पता है कि पी भी गामा कांस्टेंट, अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ से p हटा देते हैं, तो लिखते हैं c बटा v पे पावर गामा डी वी, एंड दिस फ्रॉम v1 टू v2। c कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, v पे पावर गामा है तो v पे पावर हो जाएगा माइनस गामा dv, एंड दिस इंप्लाइज कि c v पे पावर माइनस गामा प्लस 1 बाई माइनस गामा प्लस 1, इंटीग्रेशन आता होगा और ये v1 से v2 लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब फाइनली अगर यहां से हम लिखना चाहें तो ये लिखेंगे c v2 पे पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 पे पावर 1 माइनस गामा। हम यहां से मैंने एक बार v2 लिख देंगे, ठीक है, और एक बार v1 लिख देंगे, तो v1 पे v के जगह पे लिख देंगे, अब y हो जाएगा 1 माइनस गामा। कुछ इस तरह से ये फाइनल इक्वेशन माने आ जाएगा। अब c है तो c के लिए हम लोग लिखेंगे, सो फाइनली द वर्क डन इज गिवन बाय, अगर मान लो हम इसे लिखते हैं वर्क डन यहां से, तो ये आ जाएगा वर्क डन बराबर लिखेंगे तो c के जगह c था और ये था हमारा v2 1 माइनस गामा माइनस v1 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा, कुछ ये था। c के जगह पे हम भीतर c ले जाएंगे तो ये आ जाएगा p2 v2 गामा v2 1 माइनस गामा, p1 v1 गामा इंटू v1 1 माइनस गामा, अब बाय हो जाएगा 1 माइनस गामा। जहां पे हम लिख सकते हैं कि p1 v1 गामा बराबर p2 v2 गामा बराबर कांस्टेंट, माने इस तरह से जहां जिसकी जरूरत पड़ी हम वो यूज कर लिए। ठीक है, अब अगर ये v पर देखो, v पे पावर गामा है और ये माइनस गामा है, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1 बाई 1 माइनस गामा। ये वर्क डन हम ऐसे लिख सकते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसी को थोड़ा और एक्सटेंशन हम चाहें तो हम और एक्सटेंशन में लिखेंगे, दिस अगेन इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू बराबर nRT2 माइनस nRT1 1 माइनस गामा। ये कैसे, तो हम आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे nRT बराबर pv, चलो pv ऐसे ही लिख देते हैं, दिस इंप्लाइज कि p1 v1 बराबर nRT1 एंड p2 v2 बराबर हो जाएगा nRT। हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा दिस इज nRT2 माइनस T बाई 1 माइनस गामा। तो हम टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, दिस अगेन इंप्लाइज डेल्टा डब्ल्यू बराबर हम लिख सकते हैं nR डेल्टा T बाई
1 माइनस गामा हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर हीट ट्रांसफर की वैल्यू का है तो हम तो पहले ही कंडीशन मान चुके हैं इसमें, तो हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर, वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस? एडियाबेटिक प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस तो डेल्टा क्यू बराबर 0, ये पहले से कंडीशन था, ये कंडीशन ही था कि एडियाबेटिक में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। अब है क्या कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ, अगर हम इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहें, फ्रॉम फर्स्ट लॉ लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये 0 अगर हो गया इसका ना डेल्टा ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू, इसका मतलब ये हो गया कि डेल्टा डब्ल्यू जो हो जाएगा माइनस डेल्टा ई, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि डेल्टा ई का जो भी वैल्यू आएगा उसमें अगर माइनस कर दो, माने ये भी एक अल्टरनेटिव मेथड है जिससे कि हम वर्क डन निकाल सकते हैं। और अगर मान लो कि अगर हम इसमें माने डेल्टा ई का वैल्यू कितना था, डेल्टा ई सिंपल था, डेल्टा ई था पहले हम निकाल चुके एन आर गामा माइनस 1 T2 माइनस टी, इसका माइनस करोगे तो वर्क डन आ जाएगा सिंपल, ये गामा माइनस 1 नहीं होके 1 माइनस गामा आ जाएगा, मतलब दिस कम्स टू कि माइनस डेल्टा ई अगर करेंगे तो ये आ जाएगा एन आर, ऊपर वाला रहने तो ऐसे ही, और नीचे में होगा 1 माइनस गामा, जो कि हम डिराइव कर चुके हैं ये वर्क डन के लिए, दिस इज वर्क डन था, ठीक है। तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, मैंने वर्क डन डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम चूंकि डिस्कस कर रहे हैं इसलिए वर्क डन हम डिराइव करके बता दिए, अदरवाइज यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि चूंकि बाहर से सिस्टम माने खाना तुम नहीं खाए, लेकिन शरीर का पूरा जितना भी ऑर्गन से काम कर रहा है, तो कहाँ से काम करेगा? तो जो इंटरनल एनर्जी उसके भीतर है उसी को कंज्यूम करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या है कि हीट बाहर से आया नहीं, और हीट जब नहीं आया फिर भी वर्क हो रहा है, तो वर्क हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है? तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है माने डिक्रीमेंट जो हुआ, इंटरनल एनर्जी घट रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसमें एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है ना, कि द वैल्यू ऑफ द वर्क डन इन दिस प्रोसेस माने एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू द डिक्रीमेंट इन द इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना। अगर हम चाहे तो लिख सकते हैं इसमें एक लाइन कि द वैल्यू ऑफ द वर्क डन, अब लिख देते हैं, सो फाइनली the value of the work done is equal to the decrement in the internal energy. इंटरनल एनर्जी मतलब इंटरनल एनर्जी में जो डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, ये इसके बराबर है वर्क डन के, ठीक है। मतलब अपने इंटरनल एनर्जी के कॉस्ट पे ये काम किया। अब है इसमें कि ग्राफ्स एंड स्लोप्स, तो ग्राफ्स एंड स्लोप्स के लिए अगर बात करेंगे, ग्राफ्स एंड स्लोप्स, ग्राफ्स एंड स्लोप्स में इसमें है क्या कि तीनों ग्राफ जो है, क्योंकि पहले जो था सो ग्राफ सब आसान था, इसमें है कि ग्राफ का थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें अलग अलग ग्राफ के लिए बात करते हैं। अलग अलग ग्राफ के लिए जैसे मान लो ए में लिखते हैं ऑन पीवी डायग्राम, ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। तो पीवी डायग्राम पे बात करेंगे तो पी भी पे गामा और ये कांस्टेंट था। अगर हम P बराबर लिखना चाहें तो सम कांस्टेंट बटा V पे गामा, तो लिखते हैं कि व्हेन V टेंड्स टू 0 P हो जाएगा इंफिनिटी, एंड सिमिलरली V पे लिखेंगे V बराबर, तो C और P पे
1/गामा, ऐसा करके लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि लिखेंगे व्हेन p टेंड्स टू 0 तो v जो है सो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये किसी भी एक्सिस को कट नहीं करेगा। मतलब अगर हम इसको ग्राफ से दिखाना चाहें तो ये आ जाएगा, मान लो वॉल्यूम है और ये प्रेशर है, तो ये फिर इस तरह से ग्राफ एक हाइपरबोला टाइप आएगा कि जब देखो यहाँ पे इस ग्राफ में क्या है कि जब p 0 की तरफ होने जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो v इनफाइनाइट की तरफ भाग रहा है। ठीक है, तो या उल्टा भी कर सकते हैं कि जब v इधर से 0 की तरफ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो p इनफाइनाइट भाग रहा है। मतलब ये जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें फिर कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करेंगे, तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो है सो वॉल्यूम के आधार पर हम ये करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा एक्सपेंशन, और इसमें वॉल्यूम घट रहा है ये हो जाएगा कंप्रेशन। मतलब ये कि पीवी डायग्राम पे, ठीक है, जो ग्राफ आएगा यह एक तरह का हाइपरबोला ग्राफ आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें इसमें स्लोप के लिए तो लिखते हैं स्लोप ऑन पीवी डायग्राम, स्लोप ऑन पीवी डायग्राम। तो स्लोप ऑन पीवी डायग्राम में लिखेंगे पी भी गामा कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग पी गामा v पे पावर गामा -1 dv प्लस v पे पावर गामा dp एंड दिस विल बी 0। इसका मतलब dp बाई dv लिखेंगे, इसको माइनस गामा p बाई v अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से ये सीन आ जाएगा। इसका ये निगेटिव स्लोप है, स्लोप इज निगेटिव लिखते हैं, स्लोप इज निगेटिव। ये क्या बता रहा है भाई, तो स्लोप का मतलब यहाँ tan थीटा है, दिस इंप्लाइज कि tan थीटा जो है सो निगेटिव होगा। tan थीटा निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होगा पता होगा, ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस वगैरह वगैरह, ठीक ना। तो आपका जो ग्राफ आ रहा था, ये ग्राफ इस तरह से आ रहा था, ये भी इस चीज को वेरीफाई करता है यूं। तो इसको अगर हम मान लेते हैं तो कौन क्वाड्रेंट में है, देखो एक पार्ट सेकेंड में पड़ता है, एक पार्ट फोर्थ में पड़ता है। इसका हमने ऑल प्लस साइन प्लस tan प्लस, ठीक है, तो इसमें tan निगेटिव आ जाएगा और इसमें भी tan निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो ग्राफ है ये सेकेंड और फोर्थ में लाई करेगा, यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम इसको बात करना चाहें, थोड़ा स्लोप का कंपैरिजन कर लेते हैं, तो लिखते हैं रिलेशन बिटवीन द एडियाबेटिक स्लोप एंड आइसोथर्मल स्लोप, तो अगर इसके लिए हम लोग बात करेंगे तो एडियाबेटिक स्लोप अभी हम देखें dp बाय dv एडियाबेटिक, ये आ जाएगा माइनस गामा p बाई v, dp बाय dv आइसोथर्मल, ये आ जाएगा माइनस p बाई v। हम आगे आइसोथर्मल प्रोसेस में डिराइव कर चुके हैं। इसका मतलब हम लिखते हैं डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो dp बाई dv जो आ जाएगा एडियाबेटिक बाई dp बाई dv आइसोथर्मल, दिस विल बी गामा। ठीक है, और ये पता है कि हम गामा हमेशा एक से बड़ा होता है, तो हम लिखेंगे सिंस गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब dp बाई dv एडियाबेटिक जो हो जाएगा ग्रेटर देन dp बाई dv आइसोथर्मल। ठीक है, अगर ग्राफ को हम में कंपेयर करें इस तरह से, ये v हो जाएगा, ये p हो जाएगा, तो ये दो तरह का ग्राफ यूं आ गया। तो इसमें क्या हो गया कि ग्राफ स्लोप जो होगा ये हो गया एडियाबेटिक और ये हो जाएगा आइसोथर्मल।
इसलिए हम इसको बोलते हैं कि एडियाबेटिक का जो ग्राफ होगा समहाउ स्टीपर होगा, माने ज्यादा धंसा हुआ होगा आइसोथर्मल से। तो हम जब ग्राफ को कंपेयर करेंगे तो इसमें हमको लगता है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा, ये क्या मजेदार क्या बात है इसमें, मजेदार बात यह है कि इस तरह का सब लोग पढ़ाते हैं, हर किताब में अवेलेबल है। IIT ने पूछा क्या, IIT ने एक जबरदस्त चीज पूछा, वो हम अभी बताना चाहते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या हुआ कि कंपैरिजन ऑफ जो स्लोप है फॉर डिफरेंट गैसेस इन एडियाबेटिक प्रोसेस, उस पर क्वेश्चन पूछ दिया। कैसे पूछ दिया हम अभी दिखाते हैं।